हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फोन स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वह है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है दोस्तों, इसे और भी नाम से जानते हैं आप, कहीं और इसे इस नाम से पढ़ो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या न्यूक्लियर एटम या प्लेनेटरी मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, इसका जो आखिरी नाम है ना, प्लेनेटरी मॉडल ऑफ द एटम, ये मैं डिस्क्राइब भी करूंगा आपको क्यों पढ़ा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जैसा कि कहा था सब एटॉमिक पार्टिकल्स के जो हमारी पहली क्लास थी कि मैं एक एक मॉडल आपको डिस्क्राइब करूंगा, उस हिसाब से रदरफोर्ड मॉडल जो है वो भी उनमें से एक है। पहले सर जे थॉमसन ने जो प्लम पुडिंग मॉडल दिया था उसको रदरफोर्ड ने गलत किया है। ठीक है, कि जब गलत नहीं किया, मतलब रदरफोर्ड की जो डिस्कवरी थी, जो रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो चीजें निकली, जो आउटकम निकले, वो थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को रिजेक्ट करते थे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि रदरफोर्ड ने क्या पढ़ाया, मतलब रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट करा, उसका आउटकम क्या था। तो 1911 के लगभग रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था दोस्तों, तब न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी, 1932 में। ठीक है, और रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट कब चल रहा था, 1909 से लेकर 1911 तक रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट चला है ना। तो इस बीच में अगर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, न्यूट्रॉन की खोज तब तक नहीं हुई है, मतलब तब तक केवल एटम के बारे में दो ही चीज पता है हमको कि एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जैसा प्लम पुडिंग मॉडल में उसने बताया था, वो एक अलग चर्चा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि शुरुआत करते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या कहा। तो ये है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1909 में परफॉर्म करना शुरू करा ये मॉडल, कि दिस वाज बेस्ड ऑन एन एक्सपेरिमेंट इन विच अल्फा पार्टिकल्स वर बॉम्बार्ड ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, तो दोस्तों रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल्स लिए, ऐसे पार्टिकल्स लिए, ठीक है, और एक गोल्ड फॉइल ली। अब दोस्तों गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, क्योंकि गोल्ड फॉइल, गोल्ड जो होता है मोस्ट मेलिएबल, डक्टाइल होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही पतली और थिन शीट में कन्वर्ट हो सकता है। गोल्ड की ये एक प्रॉपर्टी होती है कि गोल्ड जितना थिन शीट में कन्वर्ट हो सकता है उतना और कोई मेटल नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए उसने गोल्ड फॉइल ली। तो उसने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई गोल्ड फॉइल पे। बम्बार्डिंग मतलब छोड़ना, जैसे गन छोड़ते ना, तो ये समझ लो ये गन है ना, और ये गन है, और ये गन से ये अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, और ये जो है ये गोल्ड फॉइल है। ठीक है, तो दोस्तों रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि एटम होता कैसा है। ठीक है, एटम के बारे में जानकारी दी थी, उसने कोई डिस्कवरी नहीं की थी ज्यादा कुछ खास। उसने बताया था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा। तो ये अल्फा पार्टिकल, अब मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में और बताता हूँ कि दोस्तों जब ये अल्फा पार्टिकल छोड़े, ठीक है, तो कुछ अल्फा पार्टिकल तो क्या होगा, देखो पहले मैं बताता हूँ कि आउटकम क्या निकला। चलो पहले आपको डिस्कवरी बता देते। कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो ऐसे कैसे बाहर निकल गए सीधे, ठीक है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ उनमें। कुछ जो है वो थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए, है ना, और कुछ जो है वो सीधे 180 पे बना दी उन्होंने, मतलब टकरा के वापस आ गए। कुछ ऐसे हो गए, कुछ ऐसे हो गए, है ना। तो ऐसा कुछ हुआ, पर बहुत कम ऐसे पार्टिकल थे जो 180 पे आए, मतलब दो 12,000 में से कोई एक पार्टिकल था शायद, ऐसा कुछ आउटकम था। मुझे जहां तक याद है कि 12,000 के लगभग कोई आउटकम का वो था कि 12,000 में से कोई एक पार्टिकल था जो शायद इसमें 180 डिग्री पे वापस आया, और थोड़े बहुत ही से जो डेविएट हुए, बाकी सब सीधे चले गए। ठीक है, तो जब सब सीधे चले गए तो उस ये, तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि ऑब्जर्वेशन जो है, मैं बताता हूँ आपको, बाद में अपन पढ़ लेंगे, पहले एक्सपेरिमेंट के इस पर ध्यान रखते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है। तो ऑब्जर्वेशन ये है दोस्तों कि मैं आपको एक सेकंड ये वाइट स्क्रीन, ठीक है, कि ये अगर अपना एटम है, तो ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर ये गोल्ड फॉइल से टकरा है तो एटम जो है वो मोस्टली ब्लैंक स्पेसेस से भरा हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, और जिस वजह से ये डेविएट हुआ, मतलब इसके अंदर कहीं तो ऐसी जगह है जहां पे मास होगा, तो वो सेंटर में था, और वो इतना कंसंट्रेटेड था कि वो बहुत ही, मतलब मुश्किल से जाकर टकराया। अब ये एक्सपेरिमेंट और भी कुछ तरीके से परफॉर्म करे थे, मतलब सजेस्ट करे, या क्या बोल सकते हैं उसको, कि अ, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक दीवार लो और उस पर पत्थर मारो।
ठीक है। तो पत्थर पे, जब दीवार पे आप पत्थर मारोगे तो पत्थर वापस आ जाएगा, ठीक है, मतलब दोनों सॉलिड है तो कोई बात ही नहीं। पर अब इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे परफॉर्म करो कि तार की फेंसिंग है, ठीक है, और उस पे आप आंख में पट्टी बांध के पत्थर मार रहे हैं, है ना। तो अब जो पत्थर आप मारोगे तो शायद ही 1000 में से एक पत्थर ऐसा होगा जो टकरा के सीधे आपके पास आ जाएगा वापस, है ना, और बाकी कुछ टकरा के इधर उधर चले जाएंगे और कुछ बहुत सारे तो सीधे ही पास हो जाएंगे। तो यही एक ऐसा यही मॉडल था जिसने गोल्ड फॉइल पे किया, यही किया और क्या किया, ठीक है। अब इसको प्लेनेटरी मॉडल क्यों कहते हैं मैं ये बताता हूं आपको कि इसकी ऑब्जर्वेशन जो ये थी दोस्तों, कि इसमें ये बताता हूं कि इसमें ऑब्जर्वेशन क्या थी कि ये जो है समझ लो ये सन है, उसी को न्यूक्लियस मान लो आप, जहां पे इसने बोला कि प्रोटॉन है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसके आर बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो प्रोटॉन सन हो गया, और इलेक्ट्रॉन्स को आप मान लो प्लेनेट जो इसके आजू बाजू घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा इसने डिस्क्राइब करा था एटम को जो काफी हद तक सही था, क्योंकि उस समय तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, और ये जो बाकी जो बची स्पेसेस है ब्लैंक स्पेसेस है, ऐसा ही कुछ एटम उसने बताया था, और ऐसा ही एटम लगभग आज भी होता है ना, कि ये सब इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं और ये सब चीजें हैं। तो हम इसकी ऑब्जर्वेशन पढ़ लेते हैं क्या है। ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स आर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस विदाउट एनी हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब होता है दोस्तों रुकावट, रुकावट के बिना चले गए, ठीक है। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ एट नोटिसेबल एंगल। नोटिसेबल एंगल मतलब कि दोस्तों यहां से ऐसे जा रहा है और ऐसा चेंज हो गया, तो ये स्लाइड चेंज में दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि सीधा चले गया, तो ये नोटिसेबल एंगल है, ठीक है। एक्स मान लो इस एंगल को, क्या टेंशन ले रहे, डिग्री भी बना देते हैं बस, ये लो, खुश। वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बाउंडेड बैक एट देयर ओरिजिनल पाथ, मतलब जो मैंने कहा था कि बहुत ही कम ऐसे हैं जो वापस से 180 डिग्री करके वापस आ गए अपनी जगह पर, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन हम पहले बता चुके हैं, अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये नोट्स के लिए आपके काम की चीज है, और नोट्स की आप टेंशन मत ले, नोट्स आपको ऐसे के ऐसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नोट्स की लिंक आप डाउनलोड कर सकते हैं, और लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। और इससे इजी तरीके में आपको और कोई मॉडल नहीं समझाएगा। एक बार अगर आपने मॉडल और चीजें यहाँ से पढ़ ली, उसके बाद आप जिंदगी भर कभी चीजें नहीं भूलेंगे, और मैं दावा करता हूँ कि एक न एक चीज नई आप किताब से भी नहीं और अपने स्कूल से भी नहीं, मेरे हमारे फोन स्टडी के चैनल पे सीख के जाएंगे। तो अब पोस्टुलेट्स क्या है रदरफोर्ड के, पोस्टुलेट्स क्या है, जैसे मैथ्स में अपन पोस्टुलेट नहीं पढ़ रहे थे, ऐसे क्या इसमें केमिस्ट्री में भी पोस्टुलेट है, कि मोस्ट ऑफ द पोस्टुलेट मतलब कि उससे क्या ऑब्जर्वेशन निकला, उससे क्या बताया रदरफोर्ड ने, ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द पार्ट इन एटम इज एम्प्टी, there is a positively charged center in atom which contains nearly the whole mass of atom, the center is called nucleus, कि बहुत सारा पार्ट जो है एम्प्टी है, उसमें एक बीच में एक सेंटर है, सेंटर में न्यूक्लियस है, उसमें ही सब कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज है, और वही एटम का मास है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू एन एटम, एटम के कंपेयर में न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने बताया, ड्रॉबैक बाद में पढ़ते हैं अपन, जो मैंने बताया कि ये चीज है, तो मेरी बात सुनो। अब ये सन है अगर, ठीक है, ये सन मान लिया काफी बड़ा है ना, ये बहुत जो प्लेनेटरी मॉडल इसको नाम दिया और क्यों दिया था एक बार बताता हूँ मैं आपको। ये इसके प्लैनेट्स जो ऑर्बिट है वो है ना, 9 जो भी प्लेनेट है सन के, 8 हो गया, प्लूटो बेचारा हट गया, उसको मिनी स्मॉल प्लैनेट्स में ले लिया, मेजर प्लैनेट में नहीं, ठीक है। तो सन जितना भी बड़ा है ना, तो सन जो 9 प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स जो है, ठीक है, मतलब जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इससे बड़ा तो नहीं, इसकी कंपैरिजन में तो सन बहुत छोटा है क्या नहीं। तो ऐसे ही न्यूक्लियस इसकी कंपैरिजन में बहुत छोटा है, पर इलेक्ट्रॉन को मान लो प्लेनेट, तो प्लेनेट जो क्या है, जो सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए इसको नाम, और आप बहुत अच्छे से कंपेयर कर सकते हो, एग्जाम में भी ये लिख सकते हो, कोई ना नहीं करेगा, ठीक है। अब अपन इसके ड्रॉबैक्स देखते हैं, है ना, ये
ड्रॉबैक्स क्या थे? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस व्हिच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। क्योंकि देखो अब ऐसा है कि अगर कोई चीज घूम रही है, ठीक है, तो घूम रही है तो ऐसा मानते हैं कि वो कभी ना कभी तो रुकेगी। मतलब अगर घूम रही है तो वो स्टेबल नहीं, तो ये तो घूम रही है। तो बट अ चार्ज पार्टिकल in an accelerated motion along a circular path would continuously undergo loss of energy and finally would fall into nucleus। कि मैं बताता हूँ आपको इसका मतलब, this makes an atom unstable while atom are quite stable। सेकंड पॉइंट भी पढ़ लेते फिर बताता हूँ मैं आपको। Rutherford model could not solve the problem of atomic mass of atom as it was possessed only the existence of proton in the nucleus। देखो सिंपल सी चीज है, पहले वाले में बता रखा है कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अराउंड अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करने की कंडीशन होती है कि धीरे 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 वो अपनी एनर्जी लूज करेगा, और लूज करते करते वो एक टाइम आएगा जब इसके अंदर गिर जाएगा, ठीक है। पर ऐसा तो हो नहीं रहा, एटम तो स्टेबल है ना। और सेकेंड पॉस्टुलेट ये तो ये एक ड्रॉबैक हो गया। सेकेंड पॉस्टुलेट ये बोला कि अब ये न्यूक्लियस में उन्होंने क्या बताया कि केवल प्रोटॉन है और मास भी केवल यही है, पर एटम का मास तो इससे ज्यादा आ रहा था, है ना। और इलेक्ट्रॉन में तो मास होता ही नहीं था क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी तो हो ही चुकी थी। तो फिर ये जो है वो मास के कंसेप्ट को गलत, मतलब मास के कंसेप्ट की वजह से गलत हो रही थी थ्योरी, कि मास इससे सही नहीं आ रहा था। तो इस चक्कर में ये थ्योरी का एक और ड्रॉबैक ये हो गया मास वाला, क्योंकि उस समय तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो है ये 1909 से लेके 1911 तक ये चला, और हमारी जो डिस्कवरी थी न्यूट्रॉन की वो कब हुई? 1932। और ट्रिक क्या थी हमारी? ईट पर नाच। ईट पर नाच मतलब ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पी से प ग, ईट प ग, प से प्रोटॉन, ग से गोल्डस्टीन, ना न से न्यूट्रॉन, और च से चैडविक, जेम्स चैडविक, सर जेम्स चैडविक, ठीक है। तो ये हमारी ये थी 1886, 1897 और 1932। अगर याद रहे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये ड्रॉबैक्स थे इसके, है ना। तो यहीं पे रदरफोर्ड मॉडल खत्म होता है। आशा करता हूं कि आपको रदरफोर्ड मॉडल समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी टीम इसी चीज के लिए। आपको कोई और टॉपिक पढ़ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपके दोस्तों से शेयर जरूर करें, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।